दोस्तों नमस्कार। भारत की इकोनॉमी पटरी पर नहीं है, अमेरिका की इकोनॉमी पटरी पर नहीं है। दुनिया के तमाम देशों के सामने इकोनॉमी को लेकर जो संकट है, उन परिस्थितियों के बीच एक दो नहीं कई युद्ध चल रहे हैं। और उस युद्ध को लेकर अमेरिका जितनी मदद यूक्रेन को कर चुका है, जितनी मदद इजराइल को कर रहा है, और इन परिस्थितियों के बीच भी व्यापारिक संबंध रोके नहीं जा सकते हैं। इजराइल जिस लिहाज से हमले दर हमले करते हुए यूनाइटेड नेशन के बेस कैंप पर भी हमला करने से चूक नहीं रहा, और जो देश यूरोप के, चाहे वह इटली हो या फ्रांस हो, जो खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़े थे, यहां तक कि भारत भी, जिसके बेहतरीन संबंध इजराइल के साथ हैं, यूनाइटेड नेशन के बेस कैंप पर यानी पीस कीपिंग फोर्स पर जब यह हमला होता है तो 11 देश बकायदा अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। यूरोपीय यूनियन के अधिकारी तो बकायदा इजराइल के नेतान्याहू से बातचीत भी करते हैं, और इन परिस्थिति में यूनाइटेड नेशन के भीतर प्रस्ताव भी लाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके दूसरा हमला एक बार फिर यूनाइटेड नेशन के बेस कैंप पर होता है, और यह सवाल उसके बाद बड़ा हो जाता है, क्या यूनाइटेड नेशन की जरूरत या फिर पीस कीपिंग फोर्स जिसमें दुनिया के कई देशों के सैनिकों की मौजूदगी होती है और वो शांति लाने के लिए उन जगहों पर तैनात किए जाते हैं जहां पर युद्ध की परिस्थितियां पनप रही हो, दो देशों के बीच की स्थिति बिगड़ी हुई हो, और वहीं पर पहली बार यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स पर न सिर्फ इजराइल हमला करता है, बल्कि इजराइल यह संदेश भी देता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, आप यहां से बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को वो बैन कर देता है कि हमारे देश में आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। जब ईरान ने हम पर हमला किया तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जरा कल्पना कीजिए कि यूक्रेन को लेकर कितनी मदद नाटो या कहीं अमेरिका के जरिए दी गई होगी। 175 बिलियन डॉलर यानी 14 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद दी जा चुकी है। रूस का सालाना बजट भी 11 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा का है, यानी रूस के सालाना डिफेंस बजट से कहीं ज्यादा मदद यूक्रेन को की जा सकी है, और यह सारा पैसा उस हथियार में फूंका गया है जिसके आश्रय युद्ध समूची दुनिया देख रही है। ऐसी ही मदद, उतनी बड़ी मदद नहीं, लेकिन ऐसी ही मदद किस्तों में इजराइल के पास भी पहुंच रही है। आर्थिक तौर पर युद्धरत देशों को मदद करना और युद्ध रोकने की तरफ बार बार आवाज भी उठाने की कोशिश करना, इन दो परिस्थितियों के बीच विकसित देश, ताकतवर देश या कहें नाटो देश इसमें पड़े हुए हैं। और इन सब के बीच अगर आज की तारीख में आप भारत को परखें तो भारत ने भी यूनाइटेड नेशन के बेस कैंप पर जो हमला हुआ उसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अब द्विराष्ट्रीय संधि जो कि व्यापार को लेकर हो, यानी बाइलेटरल ट्रेड हो, इसको लेकर इजराइल के साथ वो बढ़ाना चाह रहा है। 92 में इजराइल को भारत ने मान्यता दी थी, 96 में व्यापारिक सौदेबाजी शुरू हुई और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ गई। अब उसमें कहीं ज्यादा तेजी से रवानगी आ जाए। भारत ने भी इजराइल के साथ इस दौर में बकायदा वर्चुअल मीटिंग, जो आखिरी मीटिंग 8 अगस्त को हुई, उसमें भी तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में बाइलेटरल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को लेकर जिक्र हो रहा है। यानी एक तरफ युद्ध की परिस्थिति है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। तो आइए आज एक एक परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे यह बात उभर कर सामने आ जाए कि यूनाइटेड नेशन के बेस कैंप पर पहली बार हमला हुआ है। इस पहली बार का मतलब यह भी समझ लीजिए कि दरअसल जो यूनाइटेड नेशन को लेकर जो एक अलग से तैयार किया गया था, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, UNIFIL, यह दरअसल 1978 में बनाया गया था, यानी तब से लेकर अब तक 46 बरस हो गए हैं। और इनकी तैनाती या इसका इतिहास यही था कि दक्षिणी लेबनान में इनकी तैनाती हो रही है, और इजरायली हमले के बाद लेबनान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से यह तैनाती की जा रही है, और संघर्ष नहीं हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसकी उम्र एक लिहाज से 28 अगस्त 2024 को पूरी हो जानी थी, लेकिन इस दौर में जो हमलों का दौर शुरू हुआ और यूनाइटेड नेशन के इस बेस कैंप को भी निशाना बनाया गया, उसके बाद दुनिया के सामने एक बिल्कुल नई तस्वीर उभर कर सामने आ चुकी है। उन पन्नों को हम पलटें उससे पहले जरूरी है
आप वहां के दृश्य को देखिए जो यूनाइटेड नेशन का बेस कैंप जिस पर हमला हुआ है। L'avamposto 131 che è operato da forze italiane della brigata Sassari. L'allarme è scattato subito. I nostri militari sono già tutti nel bunker, solo danni materiali, ma nessun ferito. Una delle torrette di osservazione del quartier generale di UNIFIL, a Nakura, nell'attacco sono rimasti feriti in modo non grave. यह तैनाती या यह कैंप जो यूनाइटेड नेशन का कैंप है, यह दरअसल सीमा पर मौजूद है। एक तरफ लेबनान, दूसरी तरफ इजराइल, और इसको ब्लू लाइन कहते हैं। एक तरफ ब्लू लाइन यानी सीमा रेखा है और उसके साथ साथ लिताली नदी बहती है। इन दोनों के बीच ही इस कैंप की स्थापना 1978 में की गई और बीते 46 वर्षों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमला हुआ हो, वह भी बेस कैंप पर। लेकिन एक बार हुआ, 11 देशों ने आपत्ति जर्द की, जिसमें बाकायदा इटली जो खुलकर इजराइल का समर्थन करते रहे, मिलोनी वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुलकर इस दौर में जो भी समर्थन किया इस पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन सब के बीच यूनाइटेड नेशन अपने तौर पर जिन प्रस्तावों को सामने लेकर आया उसको एक सिरे से इजराइल ने यह कहकर खारिज कर दिया कि दरअसल उनकी मौजूदगी यानी यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी तले ही हिजबुल्लाह ने अपनी फौज को मजबूत किया, वहीं से हमला किया, ईरान का साथ लिया, यानी एक शील्ड के तौर पर हिजबुल्लाह के लिए यूनाइटेड नेशन का यह कैंप है। तो हम यह नहीं देखेंगे कि दरअसल इस कैंप की मौजूदगी होनी ही नहीं चाहिए, अब यहां से इसको हटा लीजिए। और इसी के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि यूनाइटेड नेशन ने इससे पहले वहां के सेक्रेटरी जनरल ने क्यों नहीं ईरान का विरोध किया जब उसने हमला किया था। अब इसको जरा परखने की स्थिति में यह लेकर आइए कि कल ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा इलाके के गोलानी मिलिट्री बेस पर हमला किया। उसमें 4 आईडीएफ के सैनिक मारे गए, जो इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक हैं, वो मारे गए। ये तेल अवीव से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इजराइल ने आज सुबह सेंट्रल गाजा के एक स्कूल पर स्ट्राइक किया, 100 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए। यह जानकारी निकल कर आई। हालांकि शुरुआती दौर में कहा गया सिर्फ 22 लोग मारे गए हैं। सवाल कई होते हैं, लेकिन यह हमला कैसे कर दिया गया जबकि एयर शील्ड काम करती है इजराइल के भीतर, और यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया। तो अमेरिका ने बिना देर किए वहां पर थर्ड, जिसको कहते हैं टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसकी निगरानी के लिए 100 अमेरिकी सैनिकों के साथ इस एयर डिफेंस को भी भेज दिया। यह दरअसल अमेरिका ने इससे पहले दक्षिण कोरिया में तैनात किया हुआ है, गुआम में तैनात किया हुआ है, रोमानिया में तैनात किया हुआ है, हवाई में तैनात किया हुआ है, यूएई में तैनात किया हुआ है, तुर्की में तैनात किया हुआ है। अब यहां पर भी उसकी तैनाती हो गई। तो यह मैसेज बहुत साफ है कि अमेरिका इस रूप में देख रहा है कि यहां पर अब कोई हमला दोबारा ना हो। यह पहली बार यूनाइटेड नेशन के सामने एक मुश्किल घड़ी है, क्योंकि अगर याद कीजिए या ध्यान दीजिए तो इससे पहले उसने यूएनडीओएफ, जो कि एक लिहाज से इजराइल और अरब देशों के बीच जंग रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स बनाई थी, उसके बाद 4 बरस के बाद यह यूएनआईएफआईएल बनाया। लेकिन उस दौर में भी उद्देश्य यही था कि इजराइल और सीरिया के बीच जो सीजफायर था वो बरकरार रहे, कोई जंग की स्थिति ना आए। हमला यूएनडीओएफ पर नहीं हुआ, पहली बार यूएनआईएफआईएल पर हुआ, और इसको लेकर इजराइल का जो रुख है उससे दुनिया बेचैन हो गई है। लेकिन अगला सवाल कोई भी कह सकता है कि जब दुनिया की बेचैनी है तो फिर इजराइल के साथ तमाम संबंधों को इस दौर में क्यों बनाया जा रहा है। और आर्थिक संबंध टूटे नहीं हैं किसी भी देश के, और उन सब के बीच भारत ने भी समझौता किया। लेकिन भारत के हिस्से पर आने से पहले यह भी देखना होगा कि यूनाइटेड नेशन ने सीधे तौर पर कहा कि यह सही नहीं है, यह पूरे के पूरे भरोसे पर हमला हुआ है। और इजराइल के नेताहनू ने कहा कि दरअसल खाली कर दीजिए, क्योंकि लेबनान के युद्ध वाले क्षेत्र में हिजबुल्लाह ने इसको शील्ड बनाया है। और इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि यूनाइटेड नेशन के चीफ ने जिस तरीके से ईरान के हमले के बावजूद भी खामोशी बरती, या वो जिस तरीके से चाहते हैं कंडेम किया जाए, तो अब उनकी एंट्री बैन की जाती है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने इनकार किया कि हमने कोई ह्यूमन शील्ड इस तरीके से बनाया है। इन तमाम बातों के बीच पहली बार इटालियन की प्राइम मिनिस्टर मिलोनी ने कहा कि दरअसल यह गलत है। इटली के लगभग 1000 सैनिकों की तैनाती है वहां पर, फ्रांस के भी लगभग 700 की तैनाती है, स्पेन के भी 700 सैनिकों की तैनाती है, भारत के भी 600 सैनिकों की तैनाती है। और भारत ने भी इसका विरोध किया, और भारत ने भी कहा कि यह ठीक नहीं है।
और शायद इन्हीं परिस्थितियों के बीच यह भी सवाल उठा कि पहली बार अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर प्रतिबंध बढ़ा दिए। भरोसा दिलाया मिडिल ईस्ट को हमला नहीं होगा, लेकिन उस पर प्रतिबंध बढ़ा दिए। जो घोस्ट फ्लीट होती है उस पर भी पाबंदी लगा दी, जो कि तेल को, ईरान के तेल को दुनिया भर के खरीदारों तक पहुंचाती है। और इन सब के बीच ईरान ने अब कह दिया है कि जिसने भी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत इजराइल को दी, तो फिर वो भविष्य में उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। यानी मैसेज उस मिडिल ईस्ट के लिए है जहां पर खासतौर से यूएई में तो बाकायदा अमेरिका की मौजूदगी है, वहां पर वो थर्ड शेड भी लगाया गया है जिससे कोई अटैक ना हो पाए। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल एक साथ निकल कर आए कि अब भारत की भूमिका भी क्या हो सकती है। यहां पर भारत के हिस्से को जरा समझना होगा। भारत की मौजूदा इकोनॉमी डामाडोल है। अगर आप ग्रामीण भारत में देखें तो पहली बार रिपोर्ट निकल कर आती है सरकार की तरफ से ही कि जो औसत काम मनरेगा में 52 दिनों का दे रहे थे, अब वो औसत काम 35 दिनों का हो गया है। यानी स्थिति उस लेवल पर भी मुश्किल भरी है। और इन सब के बीच भारत में पहली बार जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो नेगेटिव में चला गया है, 0.1% नेगेटिव में है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ अगस्त के महीने में -1% है। माइनिंग सेक्टर में -4.3% है। इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में -3.7% है। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के जरिए जो बातें निकल कर आई है, और ये एक लिहाज से इकोनॉमी की दृष्टि से अलार्मिंग बेल है। अब यहीं पर एक बात और शुरू होती है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री एशियान की बैठक में गए। एशियान के भीतर का एक सच यह भी है कि भारत में एशियान का माल ज्यादा आता है, भारत एक्सपोर्ट कम कर पाता है। एशियान 2016 में जो भारत जो एक्सपोर्ट करता था वो तकरीबन 2,60,000 करोड़ का था, लेकिन जो इंपोर्ट करता था वह 3,41,000 करोड़ का था। यानी तकरीबन 81,000 करोड़ का भारत को एशियान देशों से घाटा था व्यापारिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, जो कि 2023 में बढ़कर 3,66,000 का घाटा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर। क्योंकि एक्सपोर्ट जो भारत कर रहा है वो सिर्फ 3,70,000 करोड़ का एशियान देशों में, और एशियान देशों से जो भारत आ रहा है, जो भारत इंपोर्ट कर रहा है, वो 7,36,000 करोड़ का है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारत अब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की दिशा में इजराइल के साथ बढ़ गया है। इजराइल को लेकर दुनिया भर में विरोध चाहे जिस रूप में हो रहा हो, लेकिन व्यापारिक और सामरिक रिश्ते नाटो के साथ, अमेरिका के साथ, व्यापारिक रिश्ते भारत जैसे देशों के साथ, और भारत खुद इसकी पहल कर रहा है। 8 अगस्त को बाकायदा वर्चुअल मीटिंग इजराइल के अधिकारियों के साथ भारत की हुई है। और भारत यह चाहता है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वाटर के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस के क्षेत्र में, यह डिफेंस से हटकर है, इन क्षेत्रों में बाकायदा दोनों देशों की आपसी समझौते हों। यानी 96 में भारत ने जो समझौता इजराइल के साथ किया था, उसके ये आगे की कड़ी पहली बार निकलकर सामने आ रही है। और अगर आप इजराइल के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को भी देखें तो 2020-21 में लगभग 40,000 करोड़ का व्यापार दोनों देशों के बीच होता था, जो 2021-22 में बढ़कर 66,000 करोड़ को पार कर गया, और 22-23 में यह बढ़कर लगभग 90,000 करोड़ को पार कर गया। और इन सब के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो वो 90,000 करोड़ का व्यापार घट के 54-55,000 करोड़ पर आ गया। और इस बरस, इस फाइनेंशियल ईयर में पहले 4-5 महीने अगर आप देखें तो सिर्फ 11,000 करोड़ का बिजनेस दोनों देशों के बीच हुआ है। एक सवाल यहां पर जहन में होना चाहिए कि भारत इजराइल से क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है डिफेंस से हटकर। तो भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसमें जो हीरे जवाहरात और जो स्टोन्स होते हैं वह भी शामिल है, केमिकल और मिनरल भी शामिल है, मशीनरी शामिल है, प्लास्टिक शामिल है, टेक्सटाइल के आइटम शामिल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खासतौर से बासमती राइस वह भी शामिल है। और जो इजराइल से इंडिया में आता है उसकी फहरिस्त में भी स्टोन्स ही हैं, उसमें केमिकल्स है, फर्टिलाइजर है, मशीनरी है, डिफेंस तो है ही, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट्स हैं। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशन निशाने पर है, यूनाइटेड नेशन के देशों के बीच एक मुश्किल है, उन मुश्किल हालातों में भी आर्थिक संबंध लगातार बनाए जा रहे हैं। तो जिस जगह पर यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी, जो साउथ लेबनान का इलाका है, सीमा ब्लू लाइन के इर्द गिर्द है, वहां की एक तस्वीर देखिए, तब आप और समझ पाएंगे कितने वृहद तौर पर
वहां पर मौजूदगी यूनाइटेड नेशन की है। The UN source said that along with the tower that came under fire on Friday, troops also breached the perimeter of another peacekeeping base they'd fired at the day before. The UN's peacekeeping chief said that the safety of over 10,400 peacekeepers in Lebanon is, quote, increasingly in jeopardy. इसी जगह पर हमला हुआ है। 120 किलोमीटर लंबी यह ब्लू लाइन के साथ सटी हुई दीवार है और यही जगह पर हमला, जो नौकारा जो हेडक्वार्टर है, वहां पर इजरायली टैंकों से हमला किया गया। और संकट की परिस्थिति इस रूप में गंभीर है कि यूनाइटेड नेशन करे तो क्या करे, क्योंकि बकायदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो एक झटके में इस इलाके में खारिज हो चला है। और जो देश सदस्य के तौर पर इन परिस्थितियों में यूनाइटेड नेशन के साथ खड़े हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ आर्थिक गतिविधियां और सामरिक सहयोग की परिस्थितियां लगातार जारी है, यानी मिलिट्री डिजाइन में सहयोग भी लगातार हो रहा है। अब यहां सोचिए कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो जानकारी निकल कर आई, उसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने खतरे की घंटी इस रूप में बताया कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और तेल भंडार जहां पर ईरान के मौजूद हैं, वहां पर भी क्या आने वाले वक्त में अटैक होंगे या अटैक हो सकते हैं, और उसी को रोकने के लिए तो यह बेस कैंप बनाया गया था। कोर्ट में कही गई बात जो यूनाइटेड नेशन ने कही कि हमारे पास ऐसा मामला आया है जहां एक टावर में आग लग गई थी और कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया। यह बेस कैंप का जिक्र है जहां हमारे सामने आग थी, 2 इंडोनेशिया के, 2 श्रीलंकाई इन सैनिकों को घायल हो गए। इसके अलावे 15 से ज्यादा सैनिकों की आंखों में जलन और वो मुश्किल हालात में आ गए। इन तमाम परिस्थितियों के बीच यह भी यूनाइटेड नेशन ने कहा कि शांति सैनिकों पर कोई भी जानबूझकर किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। और जो ब्लू लाइन के पास 131T जो है, उस पर कई टी दीवारें गिर गई हैं और जब इजरायली सेना ने कैटरपिलर ने इसके दायरे में मारा तो इजरायली टैंक यूनाइटेड नेशन के पोजीशन के करीब पहुंच गए और एक टैंक ने यहां पर विस्फोट भी किया। यह मैसेज क्या है? 2 मैसेज दुनिया के सामने बहुत साफ है, यानी जहां पर इजराइल की मौजूदगी, अमेरिका उसके साथ, नाटो कंट्रीज इस परिस्थिति में साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ रशिया है। रशिया यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, ईरान इजराइल के सामने खड़ा है। इन सब के बीच ईरान और रशिया के बीच सामरिक समझौते की दिशा में भी, यानी मिलिट्री एक्सचेंज जो हथियारों का होता है, वह भी सहयोग देने की स्थिति में है। लेकिन एक क्षण के लिए फिर सोचिए, जो नाटो कंट्रीज से या अमेरिका से जो सहयोग यूक्रेन पहुंचा वह $175 बिलियन का है, और इस दौर में जो एड सहयोग दिया गया इजराइल को, वह भी लगभग $70 बिलियन से ज्यादा की जानकारी इस दौर में निकल कर आई है। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसे शील्ड के तौर पर दुनिया के सामने है जहां पर युद्ध की परिस्थिति रोकी जाए, लेकिन युद्ध की परिस्थिति अगर उस इकोनॉमी से जाकर जुड़ चुकी हो जहां पर संकट रूबल के पास हो, डॉलर को लेकर हो, ईरान की करेंसी की मुश्किल हो, चाइना की इकोनॉमी का डगमगाना हो, भारत की आर्थिक स्थिति डगमगाए के बीच उसे अब आर्थिक व्यापार की जरूरत है, वो समझौते की दिशा में बढ़ रहा है। इन दोनों परिस्थिति में IMF और वर्ल्ड बैंक की भूमिका, जो कर्ज देने को उन देशों को तैयार है जो कि इस युद्ध में शामिल देशों को मदद करने को तैयार है, यह बिल्कुल एक नई परिस्थिति दुनिया के सामने, यह कोल्ड वार से आगे की परिस्थिति है और उस न्यूक्लियर वार से पहले की स्थिति है, जहां पर मौजूदा दौर में आपसी संबंध इस आधार पर चल रहे हैं कि अपने देश की जरूरत को पूरा करना हमारी पहली जरूरत है। लेकिन इसके साथ दुनिया अगर तबाही की दिशा में बढ़ रही है तो उस तबाही में से भी कैसे अपने अनुकूल परिस्थिति बनाई जाए, इस दिशा में संबंधों की परिस्थिति नए पावर सेंटर को दुनिया के सामने खड़ा कर रही है। और ध्यान दीजिए, इस दौर में जो दुनिया के अलग अलग देशों में UNIFIL का मिशन चल रहा है, जहां पर भी जो भी गतिविधियां चल रही है वो मिडिल ईस्ट में भी है, लेकिन दक्षिणी लेबनान की परिस्थिति ने बिल्कुल एक नया संकट दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है।
उसमें भारत हो, इटली हो, इंडोनेशिया हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, चीन हो, मलेशिया हो, नेपाल हो, सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं। नाटो कंट्रीज भी इस बात को लेकर चिंतित है। लेकिन इजराइल का बहुत साफ कहना है कि दरअसल जो आपका प्रस्ताव, जो रेजोल्यूशन था 1701, वो लागू अब नहीं होता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पिछले 18 महीनों में सीमा क्षेत्र में खुद को मजबूत कर लिया, वहां हथियार जमा कर लिए, इजराइल पर अनगिनत रॉकेट दागे और कथित तौर पर पिछले साल इजराइल पर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर अपनी सेना की तैनाती कर डाली। तो फ्रांस, इटली और स्पेन ने जो लेटर लिखा कि 1701 रेवोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में इजरायली सेना ने कहा कि जो शहर नाकूरा है, जहां पर हेडक्वार्टर है इस बेस कैंप का, वहां से गोलाबारी क्यों हो रही है? जब आप वहां पर रोक नहीं सकते हैं तो फिर आपके होने का मतलब क्या है? इन परिस्थिति ने 3 सवाल दुनिया के सामने खड़े कर दिए हैं। पहला बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई जो डगमगाती हुई इकोनॉमी दुनिया के सामने खड़ी है और कैपिटलिज्म एक स्टैग्नेंट पोजीशन पर आकर खड़ा है, उसकी जरूरत यह युद्ध है? और युद्ध की परिस्थितियों ने उस डगमगाती इकोनॉमी को अस्थायी तौर पर बेहतर करने के लिए इस युद्ध की परिस्थितियों को बनाकर रखा है। और इसके साथ यूनाइटेड नेशन, जिसकी भूमिका युद्ध रोकने की होनी चाहिए, अब उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की पूरी फिलॉसफी जो आर्थिक मदद के आसरे चल रही थी, वह भी तो अमेरिका खास तौर से, अन्यथा आप कह सकते हैं डेवलप स्टेट जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो ज्यादातर नाटो से जुड़े हुए हैं, उनके आश्रय ही चल रही है। तो दुनिया के भीतर क्या पावर सेंटर अभी तक जो नजर आता था एक त्रिकोण के तौर पर, रशिया, यूएस और चाइना, इस युद्ध की परिस्थिति ने अब इन तीनों को आमने सामने ना लाकर कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं खड़ी कर दी। एक तरफ यूक्रेन है जिसको 175 बिलियन डॉलर दिए गए, दूसरी तरफ इजराइल है जिसको 70-75 बिलियन डॉलर दिए गए, एक तरफ ईरान है जो अब रशिया से हथियारों को पा रहा है, एक तरफ हिजबुल्लाह या गाजा या कहें उस परिस्थिति के भीतर वहां पर लगातार होने वाले हमलों की परिस्थिति है। इस दौर में चीन जिनके साथ खड़ा है, अभी वह खुलकर नहीं आया है। और इन परिस्थिति के भीतर भारत भी अपनी इकोनॉमी को देखते हुए चीजों को साधना चाह रहा है। तो युद्ध रुकेगा कैसे? और कोई भी युद्ध रोकने का जब आह्वान करेगा, ऐलान करेगा, तो वो कहां पर खड़ा है, इसको लेकर बहस तो दुनिया भर में जरूर होगी। और हर कोई कटघरे में तो कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा है। पहली बार यह सवाल यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व पर उंगली भी उठा रहा है। और यह खतरे की घंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।